ओके, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1914 टू 1918 एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड वाज 1939 टू 1945। क्लियर? इसके बाद आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अभी तक पॉसिबल नहीं है, हुआ ही नहीं है। उसकी जगह एक वॉर हुआ इंटरनेशनल वर्ल्ड में जिसको कोल्ड वॉर नेम दिया गया। कोल्ड वॉर मींस a tension between या a conflict between USA and USSR। फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी रिमाइंड होगी, अपने अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर किया। आज ओनली रिवीजन पार्ट है फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के लिए अपन रिवीजन कर रहे हैं, किसी के कोई डाउट है वो भी क्लियर करेंगे। क्लियर बच्चों? तो देखो इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड अपने को रिमाइंड रखना है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वर्ल्ड वॉर का जो डेफिनेशन है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो कि कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक साइकोलॉजिकल वॉर था और एक कॉन्फ्लिक्ट था यूएसए और यूएसएसआर के बिटवीन। ये सब इसके डेफिनेशन या मीनिंग है। अपन कोई भी जो अपने को उस टाइम रिमाइंड रह जाए वो अपन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अपने चैप्टर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है, इसको कट कर दिया गया है, पर अपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, इसलिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीबीएसई का कोई पता नहीं वो वापस से इस टॉपिक को डाल दे, अगर सिचुएशन सही हो जाती है, कोविड सही हो जाता है तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी अपने अच्छे से क्लियर कर रखा है। अगर ऐसे टाइप या कोई भी क्वेश्चन आपसे इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है तो सिचुएशंस क्या थी, ये यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी बोलते थे और ये यूएसए। क्लियर स्टूडेंट? और ये था क्यूबा। 1961-62 में क्यूबन एक जो था कम्युनिस्ट कंट्री था, फिडेल कैस्ट्रो यहाँ का प्रेसिडेंट था। और एक जो एक्सीडेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ दैट टाइम, वो क्या था कि यूएसएसआर ये कम्युनिस्ट होने के कारण यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, तो यूएसएसआर ने डायरेक्ट अटैक के लिए यूएसए पर मिसाइल लगा दी, बिल्कुल इसके इस सिचुएशन पे, जो कि मेन इकोनॉमिकली जो सिचुएशन थी यूएसए की। यूएसए को इस एक्सीडेंट या इस के बारे में बहुत लगभग 21 डे आफ्टर इसको इंफॉर्मेशन मिला कि ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसने भी क्या किया, अपनी जो नेवी आर्मी थी उसको यूएसएसआर की तरफ भेज दिया। तो लास्ट में जो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन निकला कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्रिएट हो सकता था अगर एक भी मिसाइल चली यहां से चल जाती। तो ये एक सबसे मेन सिचुएशन थी जिसको अपन बोलते हैं ना कि पीक पॉइंट था किसका, कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर का एक पीक पॉइंट था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अगर उस समय कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता, एक भी मिसाइल इधर उधर हो जाती, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन थर्ड वर्ल्ड वॉर को पढ़ते, क्या पता पढ़ने के लिए होते या नहीं होते। तो ये सिचुएशंस आती, बट सब कुछ जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ, इसीलिए तो इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। कि इसका एक अनदर नेम, मैंने इसका आपको एक और नेम बताया था, कोल्ड वॉर का एक और नेम मैंने आपको बताया था। इफ यू रिमाइंडेड प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। स्टूडेंट, कोल्ड वॉर का अनदर नेम इफ यू नो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। Very good, very good. Proxy war, good. Proxy war, proxy war means भी सेम सिचुएशंस होती है बेटा। प्रॉक्सी वॉर की डायरेक्ट वॉर नहीं होता। बेसिकली अपन जब यूज करते हैं, आप देखो अपन मूवीज में देखते हैं ना कि कल फाइटिंग होगी, तू वहां जाना, तू वहां जाना। इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है कि वॉर होगी, सबको ये लगता है, और टेंस सिचुएशन, पर दोनों ही पार्टियां उस जगह पे नहीं आती और वॉर नहीं होता। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस प्रेजेंट टाइम में आपके टॉपिक में नहीं है, बट ये मेन टॉप पार्ट है इस लेसन का, इसलिए इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। क्लियर स्टूडेंट? नेम याद रखने हैं। यहाँ पे निकिता खुश्चेव था मेन लीडर,
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम, यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी और यहाँ पे फिडेल कैस्ट्रो। प्रियंका जी, वार विदाउट वेपन्स, ये इसका नेम नहीं है बेटा, ये इसका मीनिंग हो गया कि कोल्ड वॉर क्या था। इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहीं यूज किया जाता है वर्ड। आपको मान लो वो प्रॉक्सी वॉर दे दे तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉक्सी वॉर का सेम वही कोल्ड वॉर का मीनिंग वो अपने से जानना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छे से अपने इसको डिस्क्राइब किया है। आई एम श्योर कि कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करोगे और बिल्कुल इजी वे में इसके आंसर दोगे। इसके बाद अपन ने देखा था एलाइड और एक्सिस। एलाइड कंट्री या एलाइड ब्लॉक बोल दो या एलाइड पावर बोल दो और एक्सिस कंट्री बोल दो। ये जो दो सिचुएशन जो थी वो वर्ल्ड वॉर के, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें थी। यहां पे क्या था, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, तो ये थे एलाइड। इनको फ्रेंडशिप कंट्री भी कहा जाता है, कई जगह इनके लिए फ्रेंडशिप वर्ड भी यूज किया जाता है। और दूसरे एक्सिस, एक्सिस कंट्री थे, ये ज्यादातर जो लॉस हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पूरी तरह से हार चुके थे वो कंट्री थी। बस अपने को कुछ डिटेल नहीं जानना इनके, बस ये कंट्री नेम अपने को रिमाइंड करने हैं कि एक्सिस में कौन सी कंट्री बिलोंग करती थी और एलाइड से कौन सी कंट्री बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है छोटा सा एक टॉपिक कि जापान पे बम ड्रॉप किए थे किसने, यूएसए ने। कहां पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। ठीक है, बम का जो बम नेम थे वो थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। अगस्त 1945। रीजंस क्या थे बम ड्रॉप करने के, रीजंस क्या थे स्टूडेंट, रीजंस क्या था। यूएसए ने जापान पर बम क्यों ड्रॉप किए, व्हाई वाज ड्रॉप द जापान बम ऑन द सॉरी यूएसए बम ऑन द जापान। इट शो देयर पावर, वेरी गुड। फर्स्ट कि वो अपनी पावर को शो करना चाहता, सेकंड उसने अपनी तरफ से क्या व्यूज दिए वर्ल्ड में, उसने वर्ल्ड सिनेरियो को या इंटरनेशनल वर्ल्ड को क्या व्यू दिए कि मैं फास्टली सेकंड वर्ल्ड वॉर को फिनिश करना चाहता था। यूएसएसआर क्या कहता है, यूएसएसआर कहता है सॉरी यूएसए क्या कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर बम ड्रॉप किए। बट रीजन ये नहीं था, रीजन तो जापान तो ऑलरेडी सिलेंडर कर चुका था। अपन ने लेसन में आपने पढ़ा होगा जापान ऑलरेडी सिलेंडर कर चुका था। तो सेकंड रीजन क्या आता है बेटा अपने सामने, वो अपनी पावर को शो करना चाहता था, क्योंकि जब इसने सिलेंडर ही कर दिया तो इस पे व्हाई वाज द बम ड्रॉप, क्योंकि भाई बम ड्रॉप सिलेंडर कर रहा है बंदा जब, या प्रेरणा, गुड। बट अपने को ये देखना है फर्स्ट रीजन तो क्या है, उसका जो व्यूज है, जो यूएस से अपना व्यूज दे रहा है वो कह रहा है कि मैं फास्ट बिल्कुल एंड करना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसलिए उसने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर लिटिल बॉय फैट बम 15 किलोटन और 21 किलोटन के जो थे, ये इनका जो वेट था वो 15 किलोटन और 21 किलोटन। क्लियर स्टूडेंट, जापान का सिचुएशन क्लियर। नेम, बॉम्ब नेम, टाइम पीरियड, रीजन कि ड्रॉप करने के पीछे क्या थे और इनका वेट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगर किसी का एनी डाउट रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर, किसी का किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है,
तो अपन आज डिस्कशन कर लेंगे। ये रिवीजन क्लास है, बट आई थिंक आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अपन देखो नेटो। नेटो जो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, 1949 में स्टैब्लिश किया गया। रीजंस क्या था, लीडर कौन था इसका, यूएसए। इसके अलावा जितनी भी वेस्ट की कंट्री और वेस्ट यूरोपियन कंट्री थी वो सब वेरी गुड। अप्रैल में इसको फॉर्मलाइज किया गया 1949। फुल फॉर्म याद रखनी है बेटा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। इसके मेंबर थे यूएसए के साथ स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, ये सब मेंबर्स थे किसके, टर्की, ग्रीस, इटली। स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, टर्की, ग्रीस, इटली, ये सब किसके मेंबर थे बेटा, नेटो के मेंबर थे। आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द नेम ऑफ 2, 3 and 4 कंट्री रेफरेंस विद नेटो। आप प्रियंका जी सीएटो और सेंटो को एक्सप्लेन करेंगे आगे टॉपिक जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है। इसी में कर लेते हैं अपन। देखो ये सब जो थे इनको बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं। ये सब वेस्टर्न से रिलेटेड थे, यानी यूएसए के ऑर्गेनाइजेशन थे, सेंटो और सीएटो। बेटा ये भी क्या थे, ये तीनों ही देखो क्या थे। पहले तो अपने ये देखो, ये थे मिलिट्री अलायंसेस थे। ये मिलिट्री अलायंसेस मतलब मिलिट्री ग्रुप बनाए गए, रीजंस कि दोनों ही सुपर पावर अपने आप को वर्ल्ड सिनेरियो में शो करना चाह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं। सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखो, सेंट्रल से मतलब क्या है कि सेंट्रल यूरोप का बेटा जितनी कंट्री थी ना, सेंट्रल यूरोप का जो कंट्री था वो बेसिकली इसके मेंबर थे। और साउथ ईस्टर्न में क्या था, साउथ ईस्ट की जो कंट्री थी वो इसका मेंबर थे, क्लियर। अभी ये क्वेश्चन था ना बेटा किसी का कि है, देखो तीनों ही ये क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, किसके, वेस्टर्न अलायंसेस के या यूएसए के, क्लियर। और इनकी फुल फॉर्म अपने को अच्छे से रिमाइंड है, तो ये क्या है, इसमें आ जाएगा कि ये सेंट्रल ईस्ट मतलब सेंट्रल जो यूरोप के जो मोस्टली कंट्री थे वो इसके मेंबर थे, और साउथ ईस्ट के जो मेंबर थे वो इसके मेंबर थे, क्लियर। शैल आई रब दिस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सपोज करो क्वेश्चन आ गया, सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया, नेटो से रिलेटेड दो और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे, या यूएसए से रिलेटेड दो एनी टू ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने को क्या लेना है, सेंटो और सीएटो, क्लियर। क्वेश्चन को कैसे भी वो अपने से उसका वे रह सकता है, या ये पूछ सकता है नेटो का ऑपोजिट कौन था, तो क्या था, वार्सा। नेटो का ऑपोजिट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, वार्सा। या इनके ऑपोजिट भी पूछ सकता है कि सेंटो और सीएटो के अपोज कौन सा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज वर्क्ड, तो ये अपना वार्सा आंसर आ जाएगा। कैसे भी कुछ भी हो जाए, देखो सेंटो और सीएटो की डिटेल ज्यादा अपने सिर्फ इसकी फुल फॉर्म और ये किसके साथ एलाइड थे इतना अपने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स, और ये मिलिट्री एलाइड थे, बस ये ध्यान रखना है। नाटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेजेंट में भी वर्किंग कर रहा है, और ये यूनाइटेड स्टेट के यूएनओ जो अपना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखो वार्सा।
भाई यूएसए ने बना लिए, यूएसएसआर कैसे नहीं बनाएगा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 1955 में। उसके लगभग 6 या 5 साल बाद इसने भी सोचा कि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन देखो, कोल्ड वर्ल्ड का वो वार का जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो कई जगह आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार भी आता है, कई जगह 1945 के आफ्टर भी आता है, पर इसकी जो बेसिकली जो माना जाता है कुछ बुक्स में ऑथेंटिक वो 1947 से लेके 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेटेड। ये इसका मेनली टाइम पीरियड है जो कोल्ड वर्ल्ड वार जो है एक्चुअल जो इसकी कंडीशन थी। तो नेम के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, सिंपल डिस्कशन नेम के बारे में अपने बेसिकली पढ़ ही चुके हैं। फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट। पर्पस क्या था नॉन अलाइंड मूवमेंट का कि किसी भी सुपर पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है। रीजंस क्या था ना ज्वाइन करने के पीछे? रीजंस ये था कि वो रिसेंटली दैट टाइम वो रिसेंटली फ्रीडम हुए थे कॉलोनाइज से और ब्रिटिश रूल्स थे, तो वो वापस किसी पावर ब्लॉक से जुड़ के अपने आप को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे और वो अपनी फ्री फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना चाहते थे। ज्यादातर जो कंट्री थी वो एशिया और अफ्रीकन कंट्री थी, जो कि अपन पढ़ेंगे LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जिनको बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज्यादा नीचे होती है। नेक्स्ट टॉपिक था अपना न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वही सब कुछ इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या था स्टूडेंट्स कि नेम के जो मेंबर थे उन्होंने एक अपने आप को LDC जो कंट्री थी इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड सिनेरियो में स्टेब्लिश करने के लिए कुछ डिमांड रखी। किसके सामने? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सामने, कि हमें भी कुछ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जिस कंट्री के हैं, इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के है, वो उनका यूज वही करेगा और इनको चीप रेट में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जाए और रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड करवाया जाए। कौन प्रोवाइड करवाएगा? जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है वो। इसके बाद अपन ने लास्ट में पढ़ा था NPT नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, LTBT, फिर साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकंड, स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकंड। ये दोनों ये पार्ट जो है ये इन्हीं से ही रिलेटेड है कि इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके रिगार्डिंग। के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt regarding chapter first, Cold War era, revision class, from my side, I think